हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मिशन बीएचईएल 2025 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और ये हमारी 7 नंबर की क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली 6 क्लास को देखा होगा, वहां से काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। इस सीरीज में गाइस जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप लोग वहां पे फंस सकते हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाया जा रहा है। यदि आप लोग बिल्कुल ही बेसिक से चाहते हो तो ऑलरेडी निमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज अवेलेबल है, आप उस सीरीज को कंप्लीट करिएगा, देन इसको कंप्लीट करिएगा तो काफी हद तक टेक्निकल आप लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हो, यानी कि ये 15 डेज की सीरीज है जो कि मैंने बोला है वो तो आएगा ही, यदि आप उसके आगे भी चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्लासेस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू लेके जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पे क्या बोल रहे हैं, इज जनरली यूज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट मेकर, वॉच मेकर, डाई मेकर, गोल्ड स्मिथ टू होल्ड स्मॉल पार्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। यानी कि यहां पे बोला गया है कि किस वाइस का प्रयोग हम सामान्यतः उपकरण निर्माताओं, घड़ी निर्माताओं, डाई निर्माताओं और स्वर्णकारों द्वारा कुछ कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे भागों को रखने के लिए किया जाता है। अब यहां पे एक समस्या आती है, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे इस क्वेश्चन को कैच करते हैं, होल्ड स्मॉल पार्ट, यानी कि आपका जो फोकस जाता है वो कहां जाता है, सर छोटे पार्ट्स को होल्ड करने की बात कर रहा है। अब यहां पे जो ऑप्शन आप लोगों के पास में है, हैंड वाइस है, टूल मेकर्स वाइस है, मशीन वाइस है और पिन वाइस है। अब यहां पे आप लोगों ने देखा होगा, हम हैंड वाइस का प्रयोग भी स्मॉल पार्ट्स को होल्ड करने के लिए करते हैं, पिन वाइस का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, साथ साथ में टूल मेकर्स वाइस का भी प्रयोग करते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो यहां पे हम लोग बेसिकली चीजों को क्लियर करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यहां पे क्या बोला गया है, इज जनरली यूज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट मेकर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट मेकर, वॉच मेकर, डाई मेकर, गोल्ड स्मिथ्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी स्मॉल पार्ट को होल्ड करते समय उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि यहां पे आगे इन्होंने बोला है कि होल्ड स्मॉल पार्ट ऑफ वेरियस काइंड फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। और जब हम लोगों को कोई प्रिसीजन वर्क करना हो, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ्स जिसमें होल्ड कर रहा है, वॉच मेकर्स होल्ड कर रहा है, डाई मेकर्स होल्ड कर रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे टूल मेकर्स वाइस बेसिकली किस तरीके से दिखाई देती है, ये हमारी टूल मेकर्स वाइस है और इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है। यदि हम लोग टूल मेकर्स वाइस का बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जो टूल मेकर्स वाइस है उसका प्रयोग किया जाता है स्मॉल वर्क विच रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग एंड फॉर मेकिंग ऑफ स्मॉल जॉब्स द सरफेस प्लेस ऑन द सरफेस प्लेट। यानी कि यहां पर क्लियर बोला गया है कि कोई ऐसे वर्कपीस जिनमें हम लोगों को ड्रिलिंग करना है, मार्किंग करना है, फाइलिंग करना है, तो ऐसे वर्कपीस को हम लोग टूल मेकर्स वाइस में होल्ड कर देते हैं। यहां पे ये प्रिसीजन वर्क के लिए यूज हो जाती है, यानी कि ये काफी यदि हम लोग अदर वाइस से कंपेयर करें, जैसे कि हैंड वाइस से कंपेयर करें या पिन वाइस से कंपेयर करें, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये स्मॉल वर्कपीस को तो होल्ड करेगी। देखो तीनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ये स्मॉल वर्कपीस को होल्ड करेगी लेकिन विथ सम काइंड ऑफ ऑपरेशन लाइक फाइलिंग, ड्रिलिंग, जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर कहीं ना कहीं क्या बना रहे होंगे, उस वर्कपीस को कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे। जैसे कि टूल मेकर्स वाइस है, जो हमारा टूल मेकर्स हैं या फिर हमारा गोल्ड स्मिथ्स है, वो इसका प्रयोग कर लेते हैं। वहीं पे यदि हम लोग बात करें हैंड वाइस की, तो देखो हैंड वाइस की यदि हम लोग बात करने लगे तो हैंड वाइस में क्या नजर आ रहा है, यहां पे भी ग्रिपिंग, स्क्रू, रिवेट, कीज, स्मॉल ड्रिल वगैरह इस प्रकार के जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनको होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे वर्कपीस जिनको नॉर्मल वाइस में होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है या नॉर्मल वाइस में होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम लोग हैंड वाइस प्रयोग कर लेते हैं। यहां पे इतनी ज्यादा एक्यूरेसी अवेलेबल नहीं होती, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ्स हैं या फिर टूल मेकर्स हैं वो बेसिकली यहां पे इस वाइस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्लियर है, क्योंकि इसकी
एक्यूरेसी नहीं है। इसका मेन पर्पस है कि ऐसे वर्कपीस, ऐसे स्मॉल वर्कपीस जिनको हम लोग नॉर्मल वाइस में होल्ड नहीं कर पा रहे, वो हैंड वाइस में हम लोग कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ स्क्रू हो गया, रिवेट्स, कीज, स्मॉल ड्रिल्स या फिर अदर जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन क्लोज करने के लिए विंग नट बेसिकली हमारा लगा होता है। एंड यहां पे यदि इसके साइजेस की बात करें, इसकी जो लेंथ होती है 125 टू 150 मिलीमीटर होती है, एंड जॉस की विड्थ जो होती है वो 40 टू 44 मिलीमीटर बेसिकली होती है। यहां पे ओपन क्लोज करने के लिए हमारा विंग नट बेसिकली अवेलेबल होता है। यदि हम लोग पिन वाइस की बात करें तो पिन वाइस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यदि हम लोग यहां पे टूल मेकर्स वाइस देखें या हैंड वाइस देखें, यहां पर हम लोग स्मॉल पार्ट्स को होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन यदि हम पिन वाइस की बात करें, वहां पर स्मॉल डायामीटर वर्कपीस को होल्ड कर पा रहे हैं, यानी कि वहां पर केवल और केवल हम राउंड वर्कपीस को होल्ड कर पाएंगे जो कि स्मॉल है, जैसे कि सम काइंड्स ऑफ पिन, स्मॉल डायामीटर वर्कपीस, स्मॉल ड्रिल्स। तो इस तरीके के वर्कपीस जो भी है उनको हम लोग होल्ड कर पाएंगे पिन वाइस में। तो पिन वाइस इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है यदि हम लोग अदर वाइस से बात करें, चाहे टूल मेकर से वाइस करें या हैंड वाइस से बात करें। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चंस में हम लोगों को कहां कहां पर गाइड किया गया है कि हम टूल मेकर्स वाइस की बात कर रहे हैं। एक तो सिंपली इंस्ट्रूमेंट मेकर, इंस्ट्रूमेंट मेकर मतलब कि कोई टूल मेकर्स है, तो यहां पे टूल मेकर्स को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट मेकर बोला। वॉच मेकर्स या फिर डाई मेकर्स, तो पहले तो यहीं से क्लियर हो गया है कि ये बेसिकली बात चल रही है हमारी किसकी, टूल मेकर्स वाइस की। क्लियर है ना? तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग आगे बढ़े, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, प्रथम कोण प्रक्षेपण में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहां पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की स्थिति को जानने की कोशिश करता है, क्या आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं। यहां पर समझ लीजिएगा, जैसे कि यदि फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट की बात करें, जहां पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इन द सेंस हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वहां पर हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या नजर आ रहा है, ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली स्थित होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर के बीच में। यदि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, इसके बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन स्थित होगा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में। कई बार वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष में वस्तु की स्थिति की बात करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करता है। तो उस कंडीशन में यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो यहां पर यदि हम लोग यहां पे प्रोजेक्शन के बिहाफ में हम लोग देखने लगे, तो ये हमारा एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा, वर्टिकल प्लेन के सामने होगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड यानी कि पीछे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट, या ये यूं पूछ ले कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है। ऑप्शन बोल देता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, वर्टिकल प्लेन के सामने, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, वर्टिकल प्लेन के पीछे। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर विच इफेक्टिवली, यानी कि यहां पे बोल रहा है कि अग्निशमक, कोई ऐसा एक्सटिंग्विशर का नाम बताएं जो ऑक्सीजन को आग से हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है, जिससे आग दम घुटकर बुझ जाती है। क्योंकि हमको क्या पता है, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जो फायर है, आग है, वो बेसिकली 3 एलिमेंट से जलती है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हमारा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। जब तीनों एलिमेंट विद्यमान होंगे, जब ही हमारी आग जल सकती है। और इसी के बिहाफ पर हम लोगों ने आग को कंट्रोल करने के मेथड को बनाया, एक्सटिंग्विशिंग मेथड को बनाया, जिसमें हम लोग करते क्या है, आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यदि कहीं पर आग लग जाती है, तो नॉर्मल व्यक्ति भी क्या करता है, भाई पानी लेकर जाता है। तो पानी जब हम लोग डाल रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, वहां पर हीट को कम कर रहे हैं, जिससे कि आग बुझ जाए। समझ रहे हो? हम लोग
फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या, आग के ऊपर एक आवरण बना लेता है, एक फॉर्म बना लेता है, जिससे वातावरण की ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाती है। तो वहां पे हम लोग ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट को यदि हटा दिया जाए तो हमारी आग को कंट्रोल में किया जा सकता है। यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जहां पे हम लोग CO2 का यूज कर रहे हैं तो वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होगा। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, आग जल रही है, यदि वहां CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, ऑक्सीजन हल्की होती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है, तो आग वाली जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है या ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो आग हमारी बुझ जाती है। हम इसका एग्जांपल जनरली देखते हैं, आपसे पूछा भी जाता है फिजिक्स में, कोई जलती हुई मोमबत्ती है, उसके ऊपर यदि हम लोग एक गिलास रख दें तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। बिकॉज रीजन क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, हमने उसके ऊपर एक आवरण लगा दिया। तो यहां पे जो फायर को कंट्रोल करना होता है उसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं। उससे पहले हमको यह पता है कि 3 एलिमेंट होंगे जब फायर जलेगी, कोई एलिमेंट को अलग कर दे तो आग बुझ जाएगी। उन 3 मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, स्टार्विंग मेथड, स्मूथरिंग मेथड एंड कूलिंग मेथड। दिस इज द इंपॉर्टेंट। स्टार्विंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिमूविंग द फ्यूल, यानी कि जो आग जल रही है वहां से हम लोग फ्यूल को रिमूव करते हैं, उस मेथड को बोला जाता है स्टार्विंग मेथड। स्मूथरिंग मेथड का स्मोकिंग से रिलेटेड, स्मूथरिंग मेथड मतलब जहां पे हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर रहे हैं। जैसे कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर किस माध्यम से फायर को बुझाता है, तो आपका जवाब होगा स्मूथरिंग मेथड। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि जो हमारा फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर है वो कौन से मेथड से फायर को कंट्रोल करता है, तो आपका जवाब होगा स्मूथरिंग मेथड। क्योंकि यदि मान के चलिए ये मेरा पूरा एरिया है, यहां पर धां 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 करके आग जल रही है और मेरे को क्या करना है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर मैंने प्रयोग किया। जैसे कि फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग लिक्विफाइड गैस, तेल वगैरह इस प्रकार की आग को बेसिकली बुझाते हैं। तो वहां पे क्या होता है भाई, उसको पानी से तो बुझाया नहीं जा सकता क्योंकि जो भी ऑयल वगैरह वो ऊपर आ जाएगा, है ना, तो पानी से बुझता नहीं है। तो उस कंडीशन में फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या, पूरा का पूरा एक आवरण बना लेता है, फॉर्म बना लेता है। तो फॉर्म बनाने से क्या होता है, ऑक्सीजन कट हो गई भैया, ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रही इसके अंदर। तो स्मूथरिंग मेथड क्या बोलता है, स्मूथरिंग मेथड बोलता है बाय आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम आग को आइसोलेट कर दें जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, उस मेथड को हम बोलते हैं स्मूथरिंग मेथड। कूलिंग मेथड में क्या होता है, यूजिंग अ वाटर, वाटर हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, कूलिंग मेथड का मतलब है कि टेम्परेचर को हटाना। कूलिंग मेथड का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को हटाना। जैसे कि हम लोग पानी डालते हैं, वहां पे कर क्या रहे हैं, हीट को कम कर रहे हैं, है ना, हीट को कम कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हटाना है हमको। तो जब हम लोग कूलिंग मेथड का मतलब क्या है कि जहां पे हम लोग टेम्परेचर को कम करें। तो कूलिंग मेथड में वाटर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जहां पे पानी निकलता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जैसे हम पानी डालते हैं आग के ऊपर, जो हीट है वो बेसिकली कम हो जाती है और टेम्परेचर एक लिमिट से कम होगा तो आग हमारी बुझ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है, चलें आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन का, तो यहां पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का तात्पर्य है कि आप लोगों को एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में पता हो, बिकॉज इन मेथड से क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको यह पता है कि स्टार्विंग क्या है, स्मूथरिंग क्या है, कूलिंग क्या है, तो कई बार वो पर्टिकुलर मेथड के बारे में बोल के, जैसे कि फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर किस मेथड के माध्यम से फायर को कंट्रोल करता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्मूथरिंग की बात चल रही है। यदि वो बोलता है कि यदि हम किसी भी जलती हुई आग के ऊपर वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर रहे हैं तो किस माध्यम से हम लोग बेसिकली फायर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कूलिंग माध्यम से हम फायर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग, यानी कि सोल्डरिंग वेल्डिंग की तुलना में तापमान पर की जाती है ताकि पिघले। क्या बोल रहे हैं कि सोल्डरिंग को वेल्डिंग की तुलना में क्या कम तापमान पर की जाती है या ज्यादा तापमान पर सोल्डरिंग की जाती है। ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है हायर बोथ फिलर मटेरियल एंड वर्कपीस, यानी कि यदि हम इसमें खाली स्थान में इसको फिल करें तो हमारा निकल के आ रहा है सोल्डरिंग वेल्डिंग की तुलना में हायर तापमान पर की जाती है
ताकि बोथ फिलर मटेरियल एंड वर्कपीस दोनों पिघलें। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज हमको क्या पता है सोल्डरिंग में हम लोग करते क्या है, सोल्डरिंग में क्या करते हैं भाई, हमारा फिलर मटेरियल पिघलता है, जो बेस मटेरियल है वो नहीं पिघलता है। जबकि वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, वेल्डिंग में हमारा बेस मटेरियल भी पिघलता है, राइट। तो यहां पे सोल्डरिंग हमारी वेल्डिंग टेम्परेचर से कम तापमान पर की जाती है ताकि ओनली फिलर मटेरियल पिघले, हमारा बेस मटेरियल ना पिघले। वो फिलर मटेरियल दोनों बेस मटेरियल के बीच में भर जाता है, जिससे हमारे दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा यदि हम लोग बात करें, सोल्डरिंग बेसिकली कम टेम्परेचर पर, लोअर तापमान पर की जाती है, कम तापमान पर की जाती है। भराव धातु यानी कि फिलर मटेरियल एंड वर्कपीस, यहां पे भी दोनों बोल रहे हैं कि दोनों मटेरियल पिघले, तो बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखिएगा इन्होंने बोला है कि सोल्डरिंग वेल्डिंग की तुलना में लोअर यानी कि कम तापमान पर की जाती है, यहां तक ठीक है। फिलर मटेरियल ओनली पिघले यानी कि केवल भराव धातु, केवल फिलर मटेरियल पिघले। तो सोल्डरिंग में हमको क्या पता है, सोल्डरिंग का जो तापमान होता है वो वेल्डिंग से कम होता है और वहां पर केवल और केवल फिलर मटेरियल पिघलता है, हमारा बेस मटेरियल नहीं पिघलता है। क्लियर है? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट यदि देखें यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, सोल्डर फिलर या जिन्हें सामान्यतः सोल्डर कहा जाता है, सीसा और टिन के विभिन्न अनुपातों का मिश्र धातु है जिसका गलनांक होता है, राइट। जिसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है सोल्डर का वो क्या होता है, सोल्डर हमारा लेड और टिन से मिलकर बनता है। क्लियर है? सोल्डर एक मिश्र धातु है जो कि लेड और टिन से मिश्रित होकर बनाई जाती है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो लेड और टिन होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेशो में लेड और टिन को मिलाया जाता है। यहां पर इसका टेम्परेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग मेथड में हम लोग ये जानते हैं कि सोल्डरिंग ऑलवेज 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है और ब्रेजिंग ऑलवेज 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर की जाती है। क्लियर है ना? ज्यादा तापमान पर की जाती है, तो यह चीज क्लियर होना चाहिए। यहां पे बात चल रही है सोल्डर की, तो सोल्डर जो फिलर मटेरियल है, क्योंकि सोल्डरिंग में ओनली फिलर मटेरियल पिघलता है और वो बना है किससे, लेड और टिन से, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। तो यहां पे क्या होगा, लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। यदि ब्रेजिंग की बात करें तो ब्रेजिंग 450 से ज्यादा टेम्परेचर पर बेसिकली पिघलता है, 450 से अधिक टेम्परेचर पर की जाती है। एक उपकरण है जो कोणों को मापने में प्रयुक्त होता है। कौन सा उपकरण है? कोण के लिए स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, कंपास। हमको पता है प्रोटेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, एंगल को मेजर करने के लिए। बाकी स्केल का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं एक स्ट्रेट रेखा खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए। फ्रेंच कर्व का प्रयोग कर्व्ड रेखाएं, ऐसी कर्व्ड रेखाएं जो जनरली नहीं बना पाते तो वो हम लोग फ्रेंच कर्व से बनाते हैं। कंपास हो गया। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें 7 नंबर का अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है और ये लोग बोल रहे हैं एक टेपर की जो हब में एक कीवे में फिट होती है और सॉफ्ट पर सपाट होती है। देखिएगा, खाली स्थान is a taper key which fit into a keyway in the hub and is soft on the यानी कि flat on the shaft, यानी कि हब में तो कीवे कटा है और साफ्ट के ऊपर एक फ्लैट बना दिया है, फ्लैट सिटिंग एरिया बना दिया है। तो वो किस की बात कर रहा है, क्या फीदर की, जिबेट की, वुडरप की या फ्लैट सैडल की? देखो यहां पे समझिएगा, हमको क्या पता है, हमने की को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था, संक की और सैडल की। संक की वो की होती है जिसको फिट करने के लिए हम हब और सॉफ्ट दोनों में कीवे को काटते हैं। वहीं पर सैडल की ऐसी की को बोला जाता है जिसको फिट करने के लिए, असेंबल करने के लिए ओनली हब के ऊपर तो कीवे कटा होता है लेकिन शाफ्ट के ऊपर केवल सिटिंग एरिया बनाया जाता है। यदि फ्लैट सैडल की होगा तो शाफ्ट के ऊपर फ्लैट एरिया बनेगा ताकि उनका कांटेक्ट हो सके। यदि हॉलो सैडल की है तो वो सॉफ्ट के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, फ्लैट सैडल की इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्लैट सैडल की रहती कैसी है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको फिट किया, फिट करने के लिए हब में तो हमारा कीवेस कटा है लेकिन शाफ्ट के ऊपर एक फ्लैट
फ्लैट सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, शाफ्ट के ऊपर कोई भी ग्रूव नहीं कटा हुआ है, कीवे नहीं कटा हुआ है। हॉलो सैडल की में आप देखोगे हब के ऊपर तो कीवे कटा हुआ है, लेकिन शाफ्ट के ऊपर कोई भी कीवे नहीं कटा हुआ है। नेक्स्ट यदि हम लोग जिब हेड की बात करें, यहां पर इसको फिट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर भी कीवे कटा हुआ है, हब के ऊपर भी कीवे कटा हुआ है। यदि हम लोग वुडरफ की बात करें, इसको फिट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर भी कीवे कटा हुआ है, हब के ऊपर भी कीवे कटा हुआ है। और यहां से क्वेश्चंस वुडरफ की से अक्सर पूछ लिया जाता है कि वुडरफ की का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, तो वुडरफ की का इस्तेमाल टेपर शाफ्ट के ऊपर किया जाता है। जिवेड की से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है कि जिवेड की में हेड का क्या इस्तेमाल होता है, तो हेड इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जब हम लोग की को रिमूव करें तब हम लोगों को आसानी हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के की से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है और यहां पर बोल रहा है दृश्यमान रेखाएं, विजिबल आउटलाइन को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो आउटलाइन के हम लोग थिक यानी कि मोटी रेखा का प्रयोग करते हैं और कंटिन्यूअस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, समझिएगा, यहां पे पूछा गया है 9 नंबर का अगला क्वेश्चन और यहां पर यह पूछने की कोशिश कर रहे हैं BISSP, यहां पर नंबर के अनुसार अक्षरों की अनुशंसित दूरी किस चीज को सुनिश्चित करती है। अकॉर्डिंग टू BIS व्हाट डज द रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ लेटरिंग इंश्योर, यानी कि जब हम लोग ड्राइंग में कोई अक्षर को लिखते हैं, उसको लेटरिंग जिसको बोलते हैं, तो उन अक्षरों के बीच में कुछ स्पेसिंग छोड़ी जाती है, वो रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है। तो वो रिकमेंडेड स्पेसिंग क्यों छोड़ी जाती है, क्या उसका रीजन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए में बोल रहा है सिर्फ सौंदर्यपूर्ण रूप देने के लिए, यानी कि जिससे जो हमारी ड्राइंग में लिखावट है वो एक सुंदर दिखाई दे, या फिर पढ़ने की सुविधा और स्पष्टता के लिए, यानी कि लिजिबिलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ राइटिंग, या फिर लिखने की गति स्पीड ऑफ राइटिंग के लिए, या फिर पेंसिल के उपयोग में कमी के लिए। क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? यदि यहां पे जो हमारी कुछ वर्ड लिखा हुआ है इनके बीच में प्रॉपर गैप ना हो तो ये दोनों मिले दिखाई देंगे, तो क्या वो क्लियरिटी होगी? यदि क्या मुझे पढ़ने में सुविधा होगी? नहीं होगी। तो स्पेसिंग क्यों दी जाती है? ताकि लिजिबिलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ राइटिंग, जब मैं उसको पढ़ूं तो मुझे क्लियरली बेसिकली पढ़ने में आना चाहिए, पढ़ने की सुविधा होना चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन समझिएगा 10 नंबर का है और यहां पर बोला गया है एक स्थिर मशीन अवयव है और केवल बेंडिंग मूवमेंट के संचरण के लिए उपयुक्त होता है। समझिएगा क्या बोल रहा है, इज अ स्टेशनरी मशीन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो कि स्थिर है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, साथ साथ में यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट ओनली। वो कैसे बेंडिंग मूवमेंट को ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहा है, वो टॉर्क को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। वो क्या है? एक्सल, स्पिंडल, स्पिंडल तो रोटेट करता है टॉर्क को, शाफ्ट भी रोटेट करती है, कपलिंग भी भैया एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट कर रही है। तो एक्सल जो होता है वो क्या करता है, एक स्टेशनरी मशीन एलिमेंट है, साथ साथ में बेंडिंग मूवमेंट। देखिए शाफ्ट क्या कर रहा है, ट्रांसमिट टॉर्क, ट्विस्टिंग मूवमेंट। स्पिंडल स्मॉल सॉफ्ट आल्सो ट्रांसमिट टॉर्क, कपलिंग ये कनेक्ट टू सॉफ्ट टू ट्रांसमिट पावर। एक्सल स्टेशनरी मशीन एलिमेंट है जो सपोर्ट रोटेटिंग व्हील और अदर पार्ट, इट डज नॉट ट्रांसमिट टॉर्क, ओनली बेंडिंग मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड। क्या करता है? ओनली बेंडिंग मूवमेंट को ट्रांसमिटेड करता है। तो यहां पे करेक्ट क्या होगा हमारा? एक्सल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर का है, अक्षरांकन के लिए खींची जाती हैं और अक्षरांकन के बाद इन्हें मिटाया नहीं जाता है। किस रेखा की बात कर रही है? आर ड्रॉ फॉर लेटरिंग एंड शुड नॉट बी इरेज्ड आफ्टर लेटरिंग, यानी कि जब हम लोग अक्षरांकन करते हैं उससे पहले रेखा खींच ली जाती है और अक्षरांकन होने के बाद में हम इनको मिटाते नहीं हैं, इरेज्ड नहीं करते। तो वो कौन सी रेखा है? क्या हैचिंग लाइन है, ब्रेक लाइन है? तो हैचिंग लाइन, ब्रेक लाइन, इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये मतलब पहले नहीं करते हैं। यहां पे गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या होती है? हम लोग जब देखिए यहां पे देखिएगा इमेज, जब हम लोग अक्षरांकन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल
स्पेस, समान स्पेस में, यहां पे एक स्पेस है पर्टिकुलर, इस स्पेस में हमने क्या किया, दो रेखा खींच दी, ये रेखा ये रेखा। ये क्या है, अक्षरांकन के लिए गाइडलाइन का काम करती है कि आपको इनके बीच में जो है अक्षरांकन करने। जब बच्चों की इंग्लिश की कॉपी लेके आते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है, गाइडलाइन दी होती है ना, गाइडलाइन रेखाएं होती हैं जिनकी मदद से उनकी हैंडराइटिंग को सुधारा जाए, साथ साथ में वो अक्षरांकन करें तो प्रॉपर वे में अक्षरांकन करें कि कौन सा लेटर कितना बड़ा बनाना है, कैसे बनाना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि उनकी एक हैबिट जो है लिखने की वो आ सके। तो ये किसकी बात कर रहा है, यहां पे गाइडलाइन की बात कर रहा है कि अक्षरांकन से पहले हम उन रेखा को ड्रॉ करते हैं, लेकिन अक्षरांकन के बाद में हम उनको इरेज्ड नहीं करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, यदि यहां से देखा जाए तो यहां से हमारा राइट आंसर बेसिकली निकल के आ रहा है, गाइडलाइन मार्गदर्शक रेखाएं इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, एक विद्युत इस्त्री में 120 वोल्ट पर 2 एंपियर की धारा है, उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमको क्या पता होता है कि वोल्टेज बराबर एंपियर गुणित प्रतिरोध, B बराबर IR हम लोग बोलते हैं। यहां पर हमसे रेजिस्टेंस पूछा है और वोल्टेज 120 है और एंपियर हमारा 2 है, तो हमारा कितना रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा सर, 60 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। कितना आएगा, 60 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपके सिलेबस में भी है। अगला क्वेश्चन यहां पर समझिएगा, लेथ पर थ्रेड कटिंग के दौरान कार्य वस्तु वर्कपीस के एक चक्कर पूरा करने पर कटिंग टूल को के बराबर दूरी तय करनी चाहिए। कह क्या रहा है भैया, हमको काटना है थ्रेड, क्या करना है सर, थ्रेड काटना है। ये मेरा जॉब बंधा हुआ है कहां पे सर, लेथ मशीन पे बंधा हुआ है। अब क्या है, लेथ मशीन पे जॉब घुमा, जॉब ने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने के दौरान वर्कपीस जो है कितना आगे जाना चाहिए, तो ये किसके बराबर आगे जाना चाहिए, लीड के बराबर। किसके बराबर, लीड के बराबर। लेकिन क्या यहां पे लीड ऑप्शन हम लोगों को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे पिच ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब हम लोग सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात करते हैं, किसकी, सिंगल स्टार्ट थ्रेड की, वहां पर लीड बराबर पिच होता है। क्यों होता है, क्योंकि लीड बराबर क्या होता है, पिच गुणित नंबर ऑफ स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। चूंकि यहां पे सिंगल स्टार्ट है तो लीड बराबर पिच गुणा सिंगल, मतलब एक स्टार्ट, एक का गुणा करूं तो पिच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पिच हम लोगों को पता है, यदि स्क्रू थ्रेड के किसी एक एलिमेंट से बगल वाली थ्रेड के उसी एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस को यदि एक्सिस के पैरेलल मेजर किया जाए तो वो हमारी पिच होती है। लेकिन लीड डिफरेंट होती है। लीड क्या होती है, लीड होती है कि यदि किसी बोल्ट को स्थिर रखकर नट को एक चक्कर घुमाया जाए, या किसी थ्रेडिंग एलिमेंट को, एक थ्रेडिंग एलिमेंट को स्थिर रख के दूसरे थ्रेडिंग एलिमेंट को एक चक्कर घुमाया जाए, तो जितना आगे जा रहा है वो हमारी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। अब यहां पे यदि मैं बोलूं कि 2 स्टार्ट थ्रेड है, 2 स्टार्ट थ्रेड है, 2 स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा, यहां पे मान के चलो एक 2 स्टार्ट थ्रेड है जिसकी पिच है 3 मिलीमीटर, तो लीड क्या होगी, लीड बराबर पिच गुणित नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे पिच है 3 और स्टार्ट है 2, तो लीड कितनी हो गई, 6 मिलीमीटर। इस केस में क्या हो गया, लीड अलग हो गई, पिच अलग हो गई। लीड है इसकी 6 मिलीमीटर, पिच है इसकी 3 मिलीमीटर, है ना। तो इस केस में मान के चलो डबल स्टार्ट थ्रेड काटना है, तो उस कंडीशन में हम मशीन को सेट कैसे करेंगे, हमेशा लेथ मशीन को थ्रेड कटिंग के लिए सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लीड, ना कि अकॉर्डिंग टू पिच। क्योंकि यहां पे पिच ओनली दिया हुआ है, तो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि यह सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पे वही कॉन्सेप्ट तो है। जब हम लोग थ्रेड काट रहे हैं तो जब मेरा वर्कपीस एक चक्कर घूमेगा तो टूल कितना आगे बढ़ेगा, लीड के बराबर आगे बढ़ेगा, है ना। जब भी तो हमारा नट इस तरीके से जो स्पाइरल फ्लूटेड काट रहे, थ्रेड का मतलब क्या है, किसी वर्कपीस के ऊपर स्पाइरल फ्लूटेड को काटना, तो वहां पे हमको मशीन की सेटिंग करनी होती है कि जब हमारा वर्कपीस एक राउंड कंप्लीट करे, कटिंग टूल हमारा एक
जो है लीड के बराबर आगे बढ़े। अब मल्टी स्टार्ट थ्रेड की क्या जरूरत थी यदि सिंगल स्टार्ट थ्रेड थी तो? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि लीड हमारी क्या होती है कि जब एक चक्कर घुमाए तो लीड के बराबर टूल आगे बढ़े। इन द सेंस हमको पता है कि यदि हमारे किसी वर्कपीस में लीड ज्यादा होगी तो बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होगा, राइट। मान के चलिए किसी वर्कपीस की लीड 1 मिलीमीटर है तो मैं एक चक्कर घुमाऊंगा तो 1 ही मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। यदि मैंने उसमें 4 स्टार्ट थ्रेड काट दी तो उसकी लीड हो गई भैया 1 से बढ़ के 4, तो मैंने एक चक्कर घुमाया वो 4 मिलीमीटर आगे बढ़ा, यानी कि फास्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कई जगह पर हम लोगों को फास्ट ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है, जहां पे हम लोगों को क्विकली ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है वहां पर हम लोग मल्टी स्टार्ट थ्रेड का यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ मल्टी स्टार्ट थ्रेड सिंगल स्टार्ट थ्रेड से मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का और यहां पर क्या बोला जा रहा है, इज एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में होता क्या है, बेसिकली सेकंड क्लास लीवर में हमारा लोड जो होता है वो फलकर्म और इफोर्ट के बीच में अवेलेबल होता है, जिसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे। ये तीनों क्लास लीवर आपकी फर्स्ट डेमो क्लास जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वहां पे सिंपल मशीन में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में सभी को डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। कोर्स नहीं लिया है कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है वो डेमो के रूप में, तो एटलीस्ट उसको तो देख लेना, वहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आप लोगों की है। तो यहां पे हमारा क्या होता है, सेकेंड क्लास लीवर में होता क्या है, सेकंड क्लास लीवर में हमारा जो लोड है वो बेसिकली फलकर्म और इफोर्ट के बीच में होता है ना। तो व्हील बोरो कैसा होता है भैया, एक ठेला नहीं होता जहां पे एक तरफ तो पहिया है, उसके ऊपर यहां पे हमने देखा कि यहां हमारा हैंडल है, यहां हैंडल है और यहां पे हमारा पहिया है, इसमें माल भरा है। तो ये तो हो गया फलकर्म, जहां से ये जो है ट्विस्ट कर रहा है। यहां पे हो गया लोड, है ना, ये हो गया फलकर्म, ये हो गया लोड, और पावर कहां से लगा रहे हैं, एफर्ट कहां से लगा रहे हैं, ये तो व्हील बोरो। बोतल ओपनर में क्या होता है, हम लोग एक तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, लोड बीच में, फलकर्म जो है साइड में। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अक्षरांकन के समय निम्नलिखित में से किस नियम का अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसकी बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स शुड नॉट बी फॉलोड ड्यूरिंग लेटरिंग, यानी कि जब हम लोग अक्षरांकन कर रहे हैं कौन से नियम का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि सभी अक्षरों को सुपाठ्य और एक समान अंकित करें, या फिर जितना संभव हो सके सिंगल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों का प्रयोग करें। सी ऑप्शन में बोल रहा है अक्षरों और अंकों को ना तो एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए और ना ही रेखाओं को स्पर्श करना चाहिए। डी ऑप्शन में बोल रहा है शब्दों को एक अक्षर से अलग नहीं किया जाना चाहिए। यदि शब्दों को एक अक्षर से अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा भैया, वो मिले हुए दिखेंगे। जैसे देखो ये मेरा एक शब्द है जो 3 अक्षर से मिलके बना है, उसके बाद एक अक्षर का गैप है, फिर जो है एक शब्द है, फिर एक अक्षर का गैप है, फिर जो है मेरा पूरा शब्द है। तो एक अक्षर का गैप दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि कोई गैप मत दो। क्या इस नियम का अनुसरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर तो पूरी लाइन मिली हुई दिखेगी, पढ़ने में ही असुविधा होगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बाकी सारे रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं जब हम लोग अक्षरांकन करते हैं, जैसे कि सभी अक्षरों को सुपाठ्य और एक समान अंकित करना है, यूनिफॉर्म मार्क करना है, समान लिखना है ना, लिजिबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे दिखने में अच्छा दिखे, पढ़ने में भी अच्छा रहे। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एज फार एज पॉसिबल यूज सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, जितना पॉसिबल हो सके सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल में लिखना चाहिए ताकि और अच्छा पढ़ने में आए। सी ऑप्शन बोल रहा है लेटर्स एंड न्यूमेरल, जो भी हमारे नंबर्स हैं, शुड नाइदर टच ईच और अदर नॉर टच द लाइन, यानी कि ना वो आपस में टच करें और कभी भी वो लाइन से भी टच ना करें। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि अक्षरों और अंकों को ना तो एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए और ना ही रेखाओं को स्पर्श करना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब अक्षरांकन करते हैं। लेकिन डी पॉइंट में तो वो बोल रहा है कि शब्दों को एक अक्षर से अलग नहीं करना चाहिए, सारे अक्षरों को मिला के लिख देना चाहिए। तो ये रूल हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। यहां पे भी उन्होंने बोला है रूल शुड नॉट बी फॉलोड ड्यूरिंग, तो हम लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं अक्षरांकन करने के दौरान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है
कि ये क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है बिकॉज आज थोड़ा सा अर्जेंट काम है, तो हमने क्विकली ब्रेक ना हो हमारा जो सीक्वेंस है, इस वजह से क्विकली 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जहां पे आप लोगों को नीड है। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, यहां से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यदि आप डेली बेसिस पर एक क्लासेस भी टेक्निकल की देखते रहोगे तो काफी हद तक चीजें आप लोगों की इंप्रूव हो जाएंगी। क्लासेस से इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्लासेस को थम्स अप जरूर करिएगा। साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां लेके आ रहे हैं या फिर अनदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी टेस्ट सीरीज भी स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। भी देखो वहां पे ना आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसके पीछे कितना एफर्ट है आप सोच भी नहीं सकते। एक एक क्वेश्चन को एक्सपोर्ट करना, उस क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट में डालना, उसका एक्सप्लेनेशन वहां पर आप लोगों के लिए डालना, जिससे कि जब आप, मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस में आप फंसने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को वहां मैनुअली एक एक क्वेश्चंस करके इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल 15 टेस्ट अवेलेबल है बीएचईएल के लिए, जहां पे टोटल बीएचईएल के एग्जाम पेपर हैं। आप लाइक का बिल्कुल एग्जाम पेपर दे रहे हो, वो फीलिंग आप लोगों को आने वाली है। यानी कि यदि आप एग्जाम पेपर में बैठे और यहां पे मैं बोल रहा हूं आप 100 स्कोर के आसपास लगातार लेके आ रहे हो, यानी कि 15 सेट अवेलेबल है और 15 सेट में से यदि आपके ये मान के चलो कि 10 सेट में भी 100 क्वेश्चन के आसपास कहीं भटक रहे हो आप, 102, 100, 95, तो मैं बोल रहा हूं कि बीएचईएल में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूं यदि आप ज्यादातर टेस्ट में 70 के आसपास रह जा रहे हो, 70 के नीचे जा रहे हो, तो बीएचईएल में आप अभी जाने लायक, शायद प्रिपरेशन में कमी है, वहां पे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। तो दोनों ही कंडीशन है, अपने आप को परख लीजिए, मौका है, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को पास में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, जेन्युइन कंटेंट अवेलेबल है, तो उसका फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।